वेलकम टू माय चैनल। और जो आज हम करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के चैप्टर को ही कंटिन्यू। तो जो आज नया टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज़ द फंक्शंस। जो फंक्शंस हैं इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जनरली हम इसको डिनोट करते हैं एफ के साथ, जी के साथ या एच के साथ। ठीक है, इन फंक्शंस को हम मैपिंग भी बोलते हैं और मैप भी बोलते हैं। सो ये तीनों टर्म्स जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। रिलेशन को यहाँ डिफाइन किया है फंक्शन को, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी। इसको इस तरह से हम लिखते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन और एफ यहाँ पे अभी रिलेशन है जो कहाँ से मैप हुआ है, ए टू बी। इसका मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए आर मैप्ड टू एलिमेंट्स ऑफ बी। इसको जो हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड अ मैपिंग। ठीक है, क्लियर। सच दैट इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये फंक्शन कब बनेगा, व्हेन इफ एवरी एलिमेंट मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इट मीन्स हर एलिमेंट किसका, ए का हर एलिमेंट। ठीक है, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये जो आपने मैपिंग की, जो यहाँ पे इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये आंसर बी का आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, इसका मतलब हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? क्या कह रहा है, आई रिपीट, कि एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है, अगर फॉर एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए। एवरी एलिमेंट का मतलब कि जो आप ए सेट ले रहे हो, जो आप ए सेट ले रहे हो उसका हर एलिमेंट कवर करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। फॉर एवरी का क्या मतलब, आपने एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है ताकि आपको डेफिनेशन समझ आए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक की इमेज का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। इसका मतलब अगर इसको हम मैप कर रहे हैं सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ, तो ये इसकी क्या बन रही है बच्चे, इमेज बन रही है। यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, हर ए की एक इमेज आ रही है। और वो कहता है कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है तो हर ए की इमेज बननी चाहिए, हर एलिमेंट फ्रॉम ए की इमेज बननी चाहिए। ठीक है, प्लस वो जो इमेज बनी वो सिंगल इमेज और यूनिक होनी चाहिए। इट इज़ नॉट सो कि इसकी दो इमेजेस हों। अगर इसकी जो इमेजेस हैं तो वो रिलेशन तो बन सकता है पर फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, इज़ इट क्लियर? इसी को हम और तरह से कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ द फंक्शन इज कॉल्ड एफ, दिस रिलेशन इज डिनोटेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब, हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, f यहाँ पे आप x भी ले सकते हो, a का एलिमेंट लेना है, इट कैन बी x, इट कैन बी a। जनरली हम x और y के साथ डील करते हैं, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, x। सो ये जो x है ये कहाँ से है, ये आपके इस सेट में से एलिमेंट है। सो f ऑफ x का मतलब x के ऊपर आप मैप कर रहे हो और आंसर क्या निकल रहा है, y निकाल रहा है। ठीक है, कई बार हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, f फ्रॉम x टू y। सेट का नाम हम क्या ले लेते हैं, x एंड y। जनरली हम x और फंक्शंस की जब बात करते हैं तो जो सेट्स लेते हैं वो x एंड y होते हैं। ठीक है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, विच रीड्स नहीं, विच इज़ रेड एज f ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू y। हियर x जो है ये इनपुट है। ठीक है, इस इनपुट के ऊपर हमने क्या किया, फंक्शन अप्लाई किया f। ठीक है, और हमारी क्या बन रही है, आउटपुट बन रही है। इस आउटपुट को हम आउटपुट भी बोलते हैं और इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, हर इमेज की ये जो इनपुट है इसको हम प्री इमेज भी बोलेंगे। हर आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट है उसको हम प्री इमेज भी बोल सकते हैं। थर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, क्या कहता है, इफ़ f फ्रॉम x टू y इज़ अ फंक्शन देन x और y f को बिलोंग करते हैं
वी से इसको हम इस तरह से लिखेंगे, वेयर वाई इज़ द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। इसका मतलब एफ की मैपिंग, एफ नाम की जो एफ नेम की जो मैपिंग है जब एक्स पे अप्लाई होगी तो उसकी एक इमेज बनेगी या उसकी एक आउटपुट बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। और इस वाई की एक प्री इमेज होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। दिस इज़ अ प्री इमेज एंड दिस इज़ एन इमेज। ठीक है, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। इसको थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। से मेरे पास एक ये सेट दिया हुआ है, इसमें से वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, से इट हैज़ 5 6 एंड 7। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि बताइए कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं, तो मैं बोलूँगी कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों? बिकॉज जो वन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने आंसर आ रहे हैं, 2 इमेजेस आ रही हैं। कौन कौन सी, 5, 6। और हमने क्या बोला कि जो हर एलिमेंट है उसकी कितनी इमेजेस होनी चाहिए, सिंगल इमेजेस होनी चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज हाँ जी, अब क्या ये फंक्शन है? अब ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी विच इज़ यूनिक फॉर दैट ए। ठीक है, यहाँ पे 1 का आंसर 5 आ रहा है, यूनिक आ रहा है। 2 का आंसर 6 आ रहा है, यूनिक आ रहा है। 3 का आंसर 7 आ रहा है, यूनिक आ रहा है। पर 4 की कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, जबकि हमने कहा है कि हर ए के लिए इमेज का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पे ये वाला एरिया पूरा कवर्ड नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। तो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास ये मैपिंग है। सो इस मैपिंग को देखें, फंक्शन बोलेंगे कि नहीं। पहले हमने बोला फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज, 1 एंड ओनली 1 इमेज या यूनिक इमेज कहेंगे। इसका मतलब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए क्या इमेज है, 5 इमेज है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या इमेज है, 6 इमेज है। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या इमेज बन रही है, आउटपुट क्या बन रही है, 7 बन रही है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या बन रही है, 7। इसका मतलब ए वाला पूरा सेट क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। दूसरा पॉइंट, हर प्री इमेज के लिए सिंगल इमेज होनी चाहिए, तो ये इमेज भी क्या आ रही है, सिंगल आ रही है। आपने ये नहीं कहना कि यहाँ ये जो y है ये 2x के आंसर आ रहे हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि एक x के 2 आउटपुट नहीं आने चाहिए, एक x का एक ही आउटपुट होना चाहिए। 2 डिफरेंट x एक y को मैप कर सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दो आउट इनपुट्स एक सिंगल आउटपुट को मैप कर सकते हैं फंक्शन में, पर ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो एक से ज़्यादा हैं। हम एक से ज़्यादा इमेज फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हर प्री इमेज की यूनिक इमेज है, हर प्री इमेज की यूनिक इमेज है, तो इसको हम बच्चे क्या बोलेंगे, फंक्शन। आई होप जो आपको फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी कि फंक्शन क्या होता है। हर x के लिए यूनिक y का होना ज़रूरी है, और जो आपका सेट दिया है जिसके ऊपर आप
से आप x एलिमेंट ले रहे हो उस हर x के लिए एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये मेरे पास सेट है, तो अब बताइए कि क्या ये फंक्शन है। अब देखिए हम क्या कहते हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, या एक्स वाई भी आप ले सकते हो। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज। सो देखिए 1, 2 और 3 ये ए के एलिमेंट हैं। 1 की इमेज क्या आ रही है 5, 2 की इमेज क्या आ रही है 6, 3 की इमेज क्या आ रही है 3 की इमेज भी क्या आ रही है 6। आप चेक कीजिए ए का सारे एलिमेंट क्या हुए हैं, कवर हुए हैं। ठीक है, सबकी इमेज आ रही है, इन दोनों की इमेज सेम आ रही है। मैंने अभी बोला कि इमेज सेम आ सकती है पर एक ही एक्स के 2 आउटपुट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा केस इसमें नहीं है। हाँ, वाई में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसी डेफिनेशन में हमने नहीं लिखा कि हर इमेज की प्री इमेज होना ज़रूरी है। सो ये आपका क्या बना, फंक्शन बना। यहाँ पे आपका कोई भी वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, पर यहाँ पे आपका कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए इस सेट में जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट ना आए या आपकी मैपिंग ना हो। अगर यहाँ 4 होता ना तो ये फंक्शन नहीं बनता क्योंकि इसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। पर अभी क्योंकि हमारे पास 4 नहीं है, ठीक है, अभी हमारे पास 4 नहीं है, तो ये डेफिनेटली क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। ठीक है, सो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, फंक्शन। सो आई होप कि कौन से रिलेशंस फंक्शन बनेंगे आपको क्लियर हुआ होगा। 2 मेन चीज़ें आपने देखनी है कि जो आपका फर्स्ट सेट है जिससे आप मैप करके इमेज बना रहे हो या आउटपुट जनरेट कर रहे हो, उस सेट का हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो उसकी इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए, एक इनपुट के 2 आउटपुट या 2 इमेजेस नहीं आनी चाहिए। हर इमेज की प्री इमेज होना ज़रूरी नहीं है, पर हर एक्स को या हर ए के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होना ज़रूरी है। सो ये कुछ बातें हैं जो आपने फंक्शन डिफ़ाइन करते हुए ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, जो आपने पॉइंट्स नोट करने हैं जब आप फंक्शन डिफ़ाइन करते हो, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, जनरली एक्स के ऊपर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। ठीक है, अब द फर्स्ट वेरिएबल इज़ इंडिपेंडेंट, इट मीन्स यहाँ से जो आने वाले वेरिएबल हैं इनको इंडिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती किसी पे, पर x की वैल्यू के ऊपर मैपिंग लगा के या फंक्शन लगा के कौन डिफ़ाइन होता है, y डिफ़ाइन होता है। सो जो सेकंड वेरिएबल है उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, ये हमने पीछे डेफिनेशन में भी कर लिया कि हर x जो कैपिटल X को बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट, ये कौन सा का साइन है, देयर एग्जिस्ट का, इस साइन को क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अ यूनिक वाई, और ये वाई कहाँ से आ रहा है, कैपिटल वाई में से, कैपिटल वाई वाले सेट में से। ठीक है, सो ये वाई किस में से आ रहे हैं, इसमें से, जो स्मॉल एक्स हैं वो किस में से आ रहे हैं, कैपिटल एक्स में से। सो फॉर एवरी एक्स का मतलब इसकी हर आइटम या एलिमेंट क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक वाई होना चाहिए, सच दैट अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, सो इट इम्प्लाइज एवरी एक्स हैज़ एन इमेज। ये अभी हमने पीछे फंक्शन की डेफिनेशन में भी पढ़ा कि हर एक्स की इमेज का होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स
कैन हैव द सेम इमेज। अगर मेरे पास दो एलिमेंट हैं से x1 x2 तो उनकी सेम इमेज हो सकती है, दे कैन हैव अ सेम इमेज। ये फंक्शन में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव द सेम इमेज। ये किसकी बात कर रहा है? फंक्शन की। नेक्स्ट, सम वाइज मतलब कुछ वाइज मे नॉट हैव अ प्री इमेज। यहाँ पे कोई वाई हो सकता है जिसकी कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब इसमें से कुछ वाई हो सकते हैं इस सेट में से जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो ये चीज़ें आपने फंक्शंस को डिफाइन करते हुए ध्यान में रखनी है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, दैट इज़ डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। इसको भी हम डायग्राम से करते हैं। सपोज ये मेरे पास x है, से ये मेरे पास y है, ठीक है। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f फ्रॉम x टू y। सपोज आई एम टेकिंग 4 एलिमेंट्स इन x and say 5 elements in y, so I am mapping it like this। इसका मतलब हर एलिमेंट दूसरे का क्या बन रहा है? स्क्वायर, ठीक है। जो y में आउटपुट आ रही है वो क्या बन रही है? स्क्वायर ऑफ x एलिमेंट, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब वो कहता है हमने फाइंड क्या करनी है? डोमेन, रेंज एंड को डोमेन क्या होती है। डोमेन क्या होती है? जो आप जिसके ऊपर आप मैपिंग लगा रहे हो या जिसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई करते हो, ठीक है। सो जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे क्या बनेंगे? डोमेन ऑफ एफ। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं डोमेन को? इस तरह से, डोमेन ऑफ एफ मेरे पास क्या बन रही है? एक्स, क्योंकि जो भी एलिमेंट जिनके ऊपर मैं मैपिंग कर रही हूँ या जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ वो एलिमेंट इस सेट से आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन एक्स, ठीक है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स या इमेजेस आ रही हैं, सिर्फ इमेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो इमेजेस आ रही हैं उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ एफ। मैं अभी कोड में नहीं बता रही। द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एक्स, जो जो इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं उसको क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ एफ। और इसको कैसे लिखेंगे? आर ऑफ एफ। हमारे पास सारी इमेजेस नहीं आ रही, ये इमेज नहीं बन रही, तो हमारे पास इमेजेस क्या बन रही हैं? 1, 4, 9 एंड 16। सो इस केस में जो रेंज बनेगी वो क्या है? 1, 4, 9 एंड 16। थर्ड पॉइंट है बच्चे कोडोमेन ऑफ एफ, सॉरी कोडोमेन ऑफ एफ। यस, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन किसके इक्वल होगी? जो आपकी इमेजेस आ रही हैं वो जिस सेट से आ रही हैं उस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन, ठीक है। ये लिखा भी है उसने, वाई इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ। ये कवर नहीं हो रहा। इवन देन जहाँ से आपकी इमेजेस या आउटपुट आ रही हैं उस सेट को, उस आउटपुट सेट को क्या बच्चे बोलेंगे? कोडोमेन। अगर आपके वाइज सपोज अगर से कुछ इस तरह से होता फंक्शन, ठीक है। सो इस केस में जो मेरी डोमेन होती वो क्या बनती? एक्स, ठीक है। रेंज मेरी क्या बनती? 5,6। 5,6 क्या कर रहा है? पूरे के पूरे वाई को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। और कोडोमेन भी क्या बनती? कोडोमेन भी क्या बनती? वाई, जिसमें से आप आउटपुट ले रहे हो। अब इस केस में आप देखो कि जो मेरी रेंज है वो भी वाई बन रही है और कोडोमेन भी क्या बन रही है? वाई। ये कौन सा केस है? जब वाई का हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। हर एलिमेंट की क्या एग्जिस्ट कर रही है? प्री इमेज। इसका मतलब जो वाई वाले सेट है वो रेंज में पूरा कवर हो रहा है, तो उस केस में जो आपकी रेंज और कोडोमेन है वो क्या हो जाएंगी? सेम। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इफ फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एक्स और प्री इमेज
ऑफ y। ठीक है, अगर हर y के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो हम क्या बोलेंगे, रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल। आई होप आपको डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के कॉन्सेप्ट्स की जो है क्लैरिटी हुई होगी। लेट्स इन कॉन्सेप्ट्स को और समझते हैं अच्छे से। अब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, इफ़ इट इज़ अ फंक्शन देन डिटर्मिन इट्स डोमेन एंड रेंज। मैं इनको इस तरह से लिख रही हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ। इसका मतलब आपने 2 को मैप किया 1 से, 5 को मैप किया 1 से, 11 को मैप किया 1 से, 14 को मैप किया 1 से, 17 को मैप किया 1 से। सॉरी, मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ। ये हमारे x हैं, सो इट इज़ 2, 5, 11, 14 एंड 17। अब हर y के लिए, हर x के लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, y इस केस में क्या है, 2 के केस में 1। ये x है बच्चे, और ये हमारा क्या है, y। ये x है, ये y, ये x है, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y। ठीक है, सो हर x के लिए y एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 के लिए y एग्जिस्ट किया 1, 5 के लिए एग्जिस्ट किया 1, 11 के लिए एग्जिस्ट किया 1, 14 के लिए एग्जिस्ट किया 1, 17 के लिए भी एग्जिस्ट किया 1। ठीक है, अब इस केस में हर x की इमेज यूनिक है, हर x की इमेज क्या है, यूनिक है, और पूरा का पूरा x क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो इस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा क्या बनेगा, फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसकी सपोज इसकी डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ f क्या है, पूरा का पूरा ये वाला सेट। ठीक है, और रेंज क्या है बच्चे, रेंज है हमारी, आउटपुट किस में से आ रही है, सिर्फ 1 में से। अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। बी में हमें 2 दिया है, एक्स में देखिए क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब इसकी इमेजेस देखते हैं क्या क्या है। 2 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 3, 8 की इमेज है 4, 10 की इमेज है 5, 12 की इमेज है 6, 14 की इमेज है 7। सो इसमें भी देखिए, इसमें भी इस सेट के हर एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, कवर किया हुआ है। x का हर एलिमेंट कवर है, और हर एलिमेंट की क्या आ रही है, यूनिक इमेज आ रही है y में से। किसी भी x के 2 आंसर नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये भी हमारा क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। और इसकी डोमेन क्या बनेगी, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, और इसकी बच्चे रेंज क्या बनेगी, ये वाला सेट। सो रेंज ऑफ f क्या बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब देखते हैं जी नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास डोमेन में या x में क्या है, 1, 1 एंड 2, तो 1, 1 को रिपीट नहीं करेंगे। y में देखिए क्या है, 3 एंड 5 है, 3 एंड 5 है। अब चेक करते हैं इमेजेस। 1 की इमेज 3 दी हुई है, फिर दी है 1 की इमेज 5, फिर दी है 2 की इमेज 5। अब इसमें देखिए x के सारे एलिमेंट कवर्ड हैं, इट्स ओके, पर जो 1 है उसकी कितनी इमेजेस हैं, 2। इसका मतलब f ऑफ x मतलब f ऑफ 1 के 2 आंसर आ रहे हैं। एक f ऑफ 1 का आंसर 3 आ रहा है, एक f ऑफ 1 का आंसर 5 आ रहा है। इसका मतलब इसकी यूनिक इमेज नहीं आ रही। ठीक है, नो यूनिक इमेज, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज़ जस्ट अ रिलेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि फंक्शंस और रिलेशंस में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है कि f ऑफ x किसके इक्वल है, 3x प्लस 5 के। हमें पता है कि इस सेट को हम x बोलते हैं, इस सेट को हम y बोलते हैं। इसके ऊपर जब f लगता है x के ऊपर, तो आंसर किसके इक्वल होता है, y के इक्वल। तो हम f ऑफ x को y भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब वो कहता है मैंने फाइंड आउट क्या करना है, f ऑफ -1।
ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -1 का मतलब x की जगह पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, ये x है ना, ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसमें x की वैल्यू -1 पुट करूँगी तो इसमें भी क्या पुट करूँगी, -1। सो क्या बना, 3 इंटू -1 प्लस 5, सो ये बना -3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2। सो एफ ऑफ -1 का आंसर बच्चे आ रहा है 2। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 5। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, पुट x इज इक्वल टू 5 एंड फाइंड y को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो 3 इंटू 5 प्लस 5, x की वैल्यू 5 पुट कर दी इसमें, तो क्या बना, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। सो एफ ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 20। ठीक है, सो -1 की इमेज बन रही है 2, 5 की इमेज बन रही है 20। दिस इज़ हाउ आप फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि हमारे पास ये उसने इक्वेशन, 2 रिलेशन दिए हैं एफ एंड जी, और वो कहता है कि फाइंड करो कि वो फंक्शन बनते हैं कि नहीं। अब बच्चे जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले आप देखो, जो एफ ऑफ एक्स है उसका आंसर उसने दिया है x², 0 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 3 एंड 3x, 3 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 10। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इंटरवल्स दिए हुए हैं, इसका मतलब आपका जो x है वो 0 से 3 पे डिफाइंड है। तो कहाँ से डिफाइंड है, x² से, ये देखिए। ठीक है, क्लियर। जब आपका x 3 और 10 पे है, ये 3 और 10 के ऊपर है, तो आंसर किससे आ रहा है, 3x से आ रहा है। बच्चे अब जो वैल्यूज़ यहाँ से आ रही हैं, x² के आंसर जो हैं वो यूनिक आएंगे, इनमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 0 पे भी ठीक आएगा, 3 पे, 10 पे, यहाँ पे भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास यूनिक आंसर आएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, जो 3 पे है उसमें 2 फंक्शन डिफाइंड हैं। एक हमने डिफाइन किया 3x, ठीक है, एक 3 के लिए डिफाइन किया है x²। ठीक है, देखो यहाँ इक्वालिटी है ना, इसका मतलब इस 3 के ऊपर आउटपुट यहाँ से भी आ सकती है, इस 3 के ऊपर आउटपुट यहाँ से भी आ सकती है। सो हो सकता है कि इस इक्वालिटी वाले केस के ऊपर जो f के आंसर हैं वो वेरी कर सकते हों। अगर इस इक्वालिटी वाले, क्योंकि यहाँ पे एक 3 है जिस पे 2 आंसर आने के चांसेस हैं, 0 से लेके 10 तक, और कहीं पे भी 2 आने के, 2 आउटपुट्स या 2 इमेजेस आने के चांसेस नहीं हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हम इस वैल्यू पे चेक करेंगे जहाँ पे 2 आउटपुट्स आने की चांसेस हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे होता तो यहाँ पे सिंगल आउटपुट आती, कहाँ से, इधर से, यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं होता, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर यहाँ पे क्योंकि 3 दोनों में इंक्लूड हुआ है, तो 3 का आउटपुट यहाँ से भी आएगा, 3 का आउटपुट यहाँ से भी आएगा। सो लेट्स चेक इट। अगर मैं एफ ऑफ 3 काउंट कर रही हूँ किससे, केस 1 से, तो एफ ऑफ 3 का आंसर बनना चाहिए x² दैट इज इक्वल टू 3² इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगर मैं केस 2 ले रही हूँ, सो एफ ऑफ 3 आपका क्या बनना चाहिए, 3 इंटू x मतलब 3x, सो ये भी आंसर क्या आ रहा है, 9। इट मीन्स फंक्शन के स्प्लिट के ऊपर भी दोनों, जहाँ पे आपका 3 है, उन दोनों पे आउटपुट क्या आ रही है, 9। इसका मतलब एफ ऑफ 3 का आंसर दोनों केसेस में क्या है, 9 है। सो इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू वेरी कर सकती थी, पर क्योंकि यहाँ वेरी नहीं कर रही, बाकी जगह पे तो यूनिक ही आंसर है, एक ही फंक्शन से आउटपुट आएगी। सो ये आपका क्या बनेगा, फंक्शन, बिकॉज ये आपको क्या दे रहा है, यूनिक आउटपुट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम कहाँ पे देखेंगे कि जो इमेज है वो 2 आ सकती हैं, x के कॉरस्पॉन्डिंग 2 इमेज आना अलाउड नहीं है।
ठीक है। दूसरा जो हमने देखना था, हर x के लिए y का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। देखो बच्चे, यहाँ पे हर x पे आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो x की, इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो x की, उसके लिए उसके लिए 3x और x² हमेशा डिफाइंड होगा, कहीं पे भी इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं होगी। सो दो ही हमने चीज़ें देखनी है। एक देखनी है कि किसी x की दो इमेजेस ना आती हों, वो हमने यहाँ से चेक कर लिया। सेकंड जो आपने पॉइंट देखना है कि फॉर एवरी x y एग्जिस्ट होना चाहिए। अब इसका मतलब मेरा x जो एग्जिस्ट कर रहा है ये 0 से लेके 10 तक एग्जिस्ट कर रहा है। 0 से 3 के बीच में x² है तो वो हर वैल्यू पे क्या होगा, डिफाइन होगा, मतलब हर वैल्यू के ऊपर x² का आंसर आएगा। सिमिलरली 3 से 10 के बीच में भी वैल्यू क्या है, 3x, तो हर x के लिए इसकी एक डिफाइंड आउटपुट होगी। ठीक है, तो इट मीन्स ये हर वैल्यू पे क्या होगा, डिफरेंट, यूनिक होगा और एग्जिस्ट करेगा। सो इसलिए ये क्या बना बच्चे, आपका फंक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं जो एग्जांपल g ऑफ x वाली। अब g ऑफ x भी सेम फंक्शन उसने दिया है, पर जो उसने इंटरवल दिए हैं वो अलग कर दिए। ठीक है, सो जो इंटरवल हैं वो अलग हैं। सो देखते हैं कि इससे वो क्या आउटपुट हमारी निकलती है, रिलेशन बनता है या नहीं बनता। अब उसने g ऑफ x दिया है x²। जब आपका x एग्जिस्ट करता है 0 और 2 के बीच में, और 3x दिया है जब आपका x एग्जिस्ट करता है 0 और 2 एंड 10 के बीच में। सो अब अगर आप नंबर लाइन पे डिफाइन करो, सो 0 और 2 के बीच में ये इंक्लूडेड है। आंसर क्या है, x²। 2 और 10 के बीच में यहाँ के हर वैल्यू के लिए डिफाइंड क्या है, 3x। सो 0 और 2 के बीच में सारी वैल्यूज़ पे वो यूनिक होगा। प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, 2 पे, क्योंकि 2 के ऊपर ये दो तरह से डिफाइंड है। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी ये आंसर क्या होगा, यूनिक, और हर x² और 3x जो है वो डिफाइंड होगा, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। हर x के लिए ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा। सो हमने सिर्फ क्या चेक करना रह गया कि 2 के ऊपर इसके कितने आंसर बन रहे हैं। सो केस अगर मैं 1 लूँ जहाँ पे आप g ऑफ x को क्या ले रहे हो, x², वेयर x एग्जिस्ट करता है 0 और 2 के बीच में। सो g ऑफ 2 का आंसर बच्चे बनेगा 4। ठीक है, अब केस 2 ले रही हूँ जहाँ पे g ऑफ x को मैं क्या डिफाइन करी हूँ, 3x, और x इंटरवल है 2 और 10 के बीच में। सो मैं अगर g ऑफ 2 निकालूँ, सो g ऑफ 2 निकल रहा है आपका 6। इट मीन्स g ऑफ 2 इसके ऊपर निकल रहा है 4 और इसके ऊपर क्या निकल रहा है, 6। इसका मतलब इसकी कितनी इमेजेस बन रही हैं, 2 इमेजेस बन रही हैं। सो जहाँ भी किसी x की 2 इमेजेस बने तो वो फंक्शन नहीं होता। सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। आई होप जो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट कराया ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को, अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो से रिलेटेड कुछ आपके सजेशंस हैं तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा एंड हैव अ नाइस डे।